नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का तीसरा दिन भारतीय महिलाओं के नाम रहा। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग में भारत को जीत मिली है। शटलर पीवी सिंधु ने अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल की, तो मनिका बत्रा ने इस ओलंपिक में अपना दूसरा मैच जीता। वहीं मैरी कॉम ने भी अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। भारत की पदक उम्मीद विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन महिला एकल वर्ग में इजराइल की सेनिया पर सीधे गेमों में आसान जीत दर्ज करके अपने अभियान की शुरुआत की है। वहीं दूसरी ओर भारत की सबसे बेहतरीन बॉक्सर मैरी कॉम ने जीत के साथ शुरुआत कर ली है। अपने पहले ही मुकाबले में अनुभवी मैरी कॉम ने विरोधी खिलाड़ी को आसानी के साथ मात देकर ये मुकाबला जीत लिया है। अब मैरी कॉम जीत के साथ ही अगले राउंड में पहुंच गई हैं। मैरी कॉम अपना आखिरी ओलंपिक खेल रही हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग के राउंड 32 मुकाबले में डोमेनिका गलराजे की मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया को आसानी से 4-1 से शिकस्त दी। तो वहीं पीवी सिंधु ने भी कमाल का परफॉर्मेंस कर अपना पहला मैच जीत लिया है। इसके अलावा मनु भाकर को शूटिंग में हार का सामना करना पड़ा है। तीसरे दिन भारत की ओर से पहले इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल फाइनल में जगह बनाने से चूक गई हैं। तो चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। और ये बात साफ है कि हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं बेटियां। ओलंपिक में जिस तरह से बेटियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद एक जीत वो हासिल कर रही हैं, इससे देश का गौरव बढ़ रहा है। इसी मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सह राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। और सवाल और प्रतिक्रिया सीधी सी, ओलंपिक में बेटियों का नाम रोशन हो रहा है सर, बेटियों ने झंडा बुलंद कर दिया है हमारे देश का। बिल्कुल सही कहा पल्लवी। और बड़ी खुशी होती है जब हमारे बेटियां विदेशों में जाकर और ओलंपिक में जाकर नाम कमाती हैं, मेडल जीत के लाती हैं। देखिए, मीराबाई ने टोक्यो में सिल्वर जीतकर 21 साल का इंतजार खत्म किया। यानी बेटियों में पोटेंशियल है, क्षमता है। ये बात अलग है कि हमारी सामाजिक ढांचा उस तरह का है कि बेटियों को एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। घबराते हैं, माँ बाप भी डरते हैं उनको कहीं प्रैक्टिस के लिए भेजने के लिए, खेल के मैदान में भेजने के लिए। जबकि देखिए, हम सब लोग अगर अवेयर होंगे, ये समाज का दायित्व है, हम सबका दायित्व है कि बेटियों को उस तरह का माहौल, बच्ची जो हमारी बच्चियां हैं उनको उस तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करें कि वो जाके, देखिए क्षमता है उनके अंदर, वो अपने आप को प्रूव करती हैं। आप देखेंगे कि अभी टोक्यो में भी वो अपने आप को प्रूव कर रही है। उसी का परिणाम है कि भी मेडल और अपना जो स्थान है वो वहां पर बना रही है। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ उसको थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट करने की जरूरत है, सरकार के लेवल पर, समाज के लेवल पर। तो बेटियां और अच्छा कर सकती हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि भी चाइना की जो एथलीट हैं, एथलीट बहुत अच्छा करती हैं। तो हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक अनुकूल माहौल देना होगा और राजनीति से खेल को अलग रखना होगा। अभी तक क्या होता है पल्लवी, कि वो सब अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, ये जो बंदर बांट जो हो गया है ना, जो राजनीति आदि हो गई है, उससे बहुत बड़ा खेलों का नुकसान हुआ है। ये बात अलग है कि अब सरकारें जागरूक हुई। भाई हरियाणा ने भी पहल की है कि भाई हरियाणा में बेटियां जो पदक लाएंगी उनको अवार्ड मिल रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है। तो जो दूसरी बेटियां हैं उनका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। और वो भी कोशिश करती हैं कि भाई हम अच्छा करें। लेकिन सर ये वाली बात माननी होगी कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने खेलों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार के कार्यकाल में ये चीज रही है, खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए और अब उनका असर भी नजर आने लगा है। खेलों का महत्व अब लोगों को समझ में आने लगा है। देखिए, एक सामाजिक सोच उस तरह की थी पल्लवी कि बच्चों को पढ़ाई पर फोकस करा, कि बस पढ़िए, कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, उस तरह की कहावत भी थी। तो बच्चे अगर खेल में रुचि होती थी तो बजाय माँ बाप उसे प्रोत्साहित करने के हतोत्साहित करते जी। उनके लिए जो कैरियर था वो सिर्फ पढ़ने लिखने से था, नंबर लाने से था, कहीं
सरकारी जागरूकता नहीं नौकरी थी, में आने बात का। बस वही है कि इतनी जागरूकता नहीं थी और अब वो जागरूकता धीरे धीरे माँ बाप में भी आने लगी है। सर बीच में रोक रही हूँ आपको, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी और अब माता पिता में भी जागरूकता आने लगी है, यही कारण है कि वो अपने बच्चों को अब खेलों की तरफ बढ़ा रहे हैं। सर देखिए, जो मेन ऑब्जेक्ट था पढ़ाई का, एम्प्लॉयमेंट, यदि बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कहीं अपनी एक जगह बनाएगा कंपटीशन में, तो वो मिथ टूटा है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी बैंक, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो मेडल वगैरह लेके आ रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है रहा है कि बच्चे अब आगे, जी बिल्कुल आ रही है, लेवल पर भी रहे। सरकारों के साथ साथ जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो भी डेवलप हुआ। पहले हमारे पास बच्चे हैं, अगर मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, वो घास पर जो कृत्रिम घास होती है उसके ऊपर वो नहीं थे हमारे पास। हमारे बच्चे बिना जूतों के खेलते थे। उन दुर्लभ परिस्थितियों में भी वो अपने आप को प्रूव कर रहे थे, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण जो एक अच्छे परिणाम आने चाहिए, क्योंकि चीजें बदली हैं। पहले वैसे ग्राउंड पर खेलते थे, आजकल वो एस्ट्रोटर्फ जो दूसरी घास आ गई है उसके ऊपर खेलते हैं। तो हमारे बच्चों को वो प्रशिक्षण नहीं मिलता था। सरकारों ने पहल की, उस तरह की जो नई जो सुविधाएं हैं वो सब लाई गई, तो उसका एक अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। आप देखेंगे बच्चे अब हमारे जो विश्व के जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके सामने चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं जी। तो वो जब सुविधाएं मिलेंगी और उस तरह का माहौल बनेगा तो डेफिनेटली इससे भी और अच्छा भारत के। कई बार ऐसे भी देखने में आता है सर कि बच्चा बहुत अच्छा होता है किसी खेल में, लेकिन आर्थिक सहायता उसे नहीं मिल पाती, चाहे वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से ना मिल पाए या राज्य सरकार की तरफ से, वहां पर भी उसकी प्रतिभा का कहीं ना कहीं हनन हो जाता है। तो ये जो राजनीतिक उदासीनता है उसे भी तो दूर हटाना होगा। देखिए, डेफिनेटली जो बच्चे खेल में अच्छा कर रहे हैं उनको सरकार प्राथमिकता के आधार पर, मैं देख रहा हूँ कई बच्चे कुश्ती में हैं, उन्हें खाने के लिए पैसा नहीं है, और कई बच्चे तो उस हालात में होते हैं कि वो बस दुर्लभ परिस्थितियों में अपने आप को, क्योंकि उनका शौक है खेल में, उन्हें करना है, खेलना है, देश के लिए मेडल जीतना है, ऐसी भावना जैसे सैनिक में देश प्रेम की भावना होती है, वही भावना हमारे देश के खिलाड़ियों में है। इसीलिए वो नंगे पैर भी दौड़ लगाता है, यानी उन परिस्थितियों में काम करता है कि उसके पास खाने के लिए, पूरी खुराक के लिए पैसे नहीं होते पल्लवी, तब भी वो खेलता है। तो सरकारों को जो जनरल है, बेसिक जो जरूरतें हैं खिलाड़ी की, उसे मान लीजिए फिजिकल फिटनेस के लिए, खाने के लिए, खुराक के लिए, तो वो अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकारों को आर्थिक मदद, और सरकार ही क्यों, बिल्कुल समाज का भी दायित्व है, अड़ोस पड़ोस का सबका दायित्व है कि जो बच्चे खेल में अच्छा कर रहे हैं, अगर उनके पास मान लीजिए अच्छी हेल्दी डाइट के लिए पैसे नहीं है तो समाज, जो सामाजिक संस्थाएं या समाज है वो आगे आए और सरकारों पर भी पैसे, सरकारें भी मदद करें, सब मदद करें, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे और बच्चे देश का भविष्य। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमारे ही देश का नाम रोशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ANB न्यूज। चलिए अब अपने अगले मुद्दे का हम रुख कर लेते। मोदी समझते हैं कि देश की मन की बात होती तो ऐसे हालात नहीं होते। ऐसा हम नहीं कह रहे, राहुल गांधी कह रहे हैं। जी हां, मन की बात कार्यक्रम और कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हुए आज एक बार फिर नजर आए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक 45 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में देश में वैक्सीन की कमी की कई क्लिप दिखाते हुए राहुल गांधी ने लिखा,
अगर वैक्सीन को लेकर देश के मन की बात को समझा जाता तो हालात ऐसे नहीं होते। राहुल गांधी ने यह बात तब कही है जब देश में कोरोना टीकों की कमी को देखा जा रहा है, जिस कारण कई वैक्सीन सेंटर भी बंद करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में लिखा कि लोगों के जीवन का सवाल है और केंद्र सरकार ने टीकाकरण के पूरा होने की कोई समय सीमा तय नहीं की है। यह रीढ़ की हड्डी नहीं होने की मिसाल है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट उस खबर के हवाले से किया था जिसमें कहा गया है कि सरकार ने संसद को बताया है कि टीकाकरण अभियान पूरा करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण की गति पर सवाल किया और कहा कि अगर देश के मन की बात समझी गई होती तो टीकाकरण के ऐसे हालात न होते। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ठीक पहले आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अगर समझते देश के मन की बात तो ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। चलिए अब आपको 45 सेकेंड का वो वीडियो भी हम दिखा देते हैं जो राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर तंज कसा है। उन्होंने देश में जारी कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। देश पर जिस तरीके से जहां निर्माण किया, कांग्रेस ने अपने खून पसीने से सींचा देश को। हमने इंदिरा को खोया, राजीव गांधी को खोया, हमने बलिदान दिए, मगर 2014 के बाद जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था का आलम रहा हो, चाहे विदेश नीति पर सरकार फेल हुई हो, चाहे सुरक्षा के मामलों में सरकार फेल हुई हो, चाहे महंगाई के मामले में सरकार फेल हुई हो, रोजगार के मामले में सरकार फेल हुई, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार अर्थव्यवस्था के मामले फेल हुई है। मनमोहन सिंह जी ने समय समय पर देश के सामने अपनी बातें रखी, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस तरीके से चरित्र है, लोगों की मजाक उड़ाना, विपक्ष के नेताओं की मजाक उड़ाना, किस तरह के अहंकार में जी रही है सरकार। ये लोकतंत्र है योगी जी और मोदी जी। सरकारें आती और जाती रहती है। आज जिस तरह के अर्थव्यवस्था का आलम है, आज लोग की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, हालात। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और उस पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आए, यह तो असंभव ही है। तो ऐसे में जाहिर है कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भी जंग छिड़ गई है। सुनिए क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेताओं ने। रोज किसी न किसी एक बात पर टिप्पणी करनी और ट्विटर करना है। मैंने कहा, पहले भी कहा कि मेरी मुंडेर पर रोज आकर कौवा बोलता है, उसको कोई सुनता नहीं है। सच ये कि वैक्सीनेशन ठीक ट्रैक पे चल रहा है। लगभग 43-44 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और अगले अगस्त के महीने तक लगभग 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगा और इस साल के अंत तक जितनी एडल्ट पॉपुलेशन है उन सबको 2 डोज वैक्सीन के लग जाएंगे। भारत की वैक्सीन लगेगी पर उनको दिक्कत है, उनको तो ये सब नहीं होने देना। उनके यहाँ तो राजस्थान की बात करें जहाँ पे वैक्सीनेशन कूड़े की टोकरी में पाई जाती है, या पंजाब की बात करें जहाँ पे जो फ्री की वैक्सीन जाती है उसको बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, तो उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। वो जो राहुल गांधी का जो वास्तव बुद्धि वो नहीं है, वो पारिवारिक सूत्र से लीडर बना, लीडर का कैसा योग्यता रहना चाहिए वो कुछ नहीं है, इसलिए वो इतना गलत बात बोलते हैं। इंडिया में अभी 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बन गया। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के कंट्री में जितना जल्दी जितना टीकाकरण हो रहा है कभी कमी नहीं। वो भाजपा शासित राज्यों में अभी तो कहाँ तो 50% से ज़्यादा हो गया टीकाकरण। तो ये इतना जल्दी हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। बंगाल में कमी है, कांग्रेस शासित राज्य में कमी है, ये उनका देखना चाहिए। सब गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, वो घोटाला कहाँ हो रहा है, वो जहाँ कांग्रेसी टीएमसी का शासन है वहाँ ही घोटाला हो रहा है, भुआ सब हो रहा है। इसलिए वो राहुल गांधी का वास्तव
तो राहुल गांधी के ट्वीट को आपने देखा, उन्होंने एक वीडियो 45 सेकंड का शेयर किया है और इस वीडियो के जरिए उन्होंने सरकार पर तंज कसा है। वैक्सीनेशन को लेकर वैसे भी राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक बार फिर से उनके द्वारा वैक्सीनेशन की गति पर सवाल उठाया गया है और उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि अगर पीएम ने देश के मन की बात समझी होती तो कोरोना को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। एक बार फिर से उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। मन की बात कार्यक्रम और कोविड-19 टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते आज दिखे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक 45 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में देश में वैक्सीन की कमी की कई क्लिप दिखाते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अगर वैक्सीन को लेकर देश के मन की बात को समझा जाता तो हालात ऐसे नहीं होते। राहुल गांधी ने यह बात तब कही है जब देश में कोरोना की टीकों की कमी देखी जा रही है, जिस कारण कई वैक्सीन सेंटर भी बंद करने पड़ रहे हैं। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। देश में वैक्सीनेशन की कमी को उन्होंने उठाया है सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने ही तो वैक्सीन बर्बाद कर दी है। राजस्थान का मसला एक बार फिर से उठा दिया है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अकेली अगर हम मन की बात ही करी जाए तो मन की बात से कुछ नहीं होगा। काम करने की जरूरत है। काम करने के पीछे टीकाकरण करने की जरूरत थी। अगर हम पोलियो के 2 करोड़ टीके हर रोज, 2 करोड़ की दवाई हर रोज पिलाई जा सकती है तो टीकाकरण भी तेज स्पीड से हो सकता था। जहां तक टीकों की बात है, आज तक जो है हमारी जो 6% अभी तक आबादी को दोनों टीके लग पाए हैं। तो ये जो है बहुत ही एक विडंबना है कि जनवरी से लेके और आज जुलाई खत्म होने जा रहा है तो अभी तक हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जहां तक हम लोगों ने अपनी मन की बात में ये कहा था कि 2021 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 60% आबादी को टीके लगा देंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि 60% आबादी तक, क्योंकि आप 6 महीने में अगर 7वां महीना लगने जा रहा है और 7वें महीने में अगर आप सिर्फ 6% लोगों को टीका लगा पाए हैं तो आप 60% संसद में भी तो उन्होंने यही जवाब दाखिल किया है कि टीकाकरण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जैसे जानकारी मिल पा रही है, संसद में यही तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। अब उनके जवाब को लेकर क्या समझा जाए कि अभी तक कोई समय सीमा ही तय नहीं हो पाई है। इस हिसाब से तो टीकाकरण पता नहीं कितने साल तक चलता रहेगा। सवाल मेरा ऐसे ही जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के इस ट्वीट के बारे में, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से देश में वैक्सीनेशन की गति को लेकर सवाल उठाए हैं। बताइए ढींगरा साहब, सरकार ने तो संसद में जवाब दे दिया है कि इस टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा ही तय नहीं है, तो इस हिसाब से 135 करोड़ की जनता को हम कब तक टीके दे पाएंगे? मैं वही आपको कह रहा था कि अगर अभी तक 6% जनता को टीके डबल डोज लगी है तो अगर ये 60% भी टीके लगने की अगर बात रखी गई थी उस समय, अब वो नहीं मानते ना सही, लेकिन उसको 5 साल के अंदर 60% तक पहुंच पाएंगे। आप ये देखिए, 6% से 6 महीने गुजरे और अगले 6% से मतलब 12% अगर 1 साल में टीका लगेंगे तो कम से कम 5 साल लगेंगे 60% पे। और दूसरी बात, अगर समय सीमा तय नहीं है तो इन्होंने देश की हालात को और देश के लोगों को किसके उसके ऊपर फ्री छोड़ दिया, जब हमारे देश के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आपदा भी बहुत बड़ी है। तो उस आपदा को कंट्रोल करने के लिए लोगों के ऊपर क्यों छोड़ दिया? इसका मतलब सरकार जो है वो 100% फेलियर रही इस काम में। तो मन की बात में फिर क्या बताना चाहते हैं? इनको सत्ता छोड़ के अपने घर चले जाना चाहिए अगर ये जनता के लिए काम नहीं कर सकते। अगर सर, एक चीज आपके हिसाब से क्या एक सवाल है मेरा, आपके हिसाब से टीकाकरण की जो ये गति है वो इतनी स्लो क्यों है? टीके का उत्पादन क्यों नहीं हो पा रहा? और जबकि अभी ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि निर्यात अभी भी जारी है, उसके बाद भी इतना स्लो क्यों है प्रोसीजर?
पल्लवी जी ऐसा है, निर्यात की तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि आयात कितना किया है, क्योंकि हमारे यहाँ का तो कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जिसने टीका बनाया। ये तो एस्ट्राजेनिका जो बाहर की कंपनी है वो मेडिसिन बना रही है, और यहाँ पे आके तो सिर्फ मिक्सिंग होके और वो दवाई बन के लोगों को लग रही है। लेकिन जहां तक वो डोज आप बाहर से रही है तो यहाँ के लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। और ये जो है विश्व गुरु पहले ही बन गए थे। मोदी जी ने अपने आप को विश्व गुरु डिक्लेयर कर दिया था, जबकि इन्होंने कोई भी साइंटिस्ट ने, हमारे भारत के साइंटिस्ट ने मेडिसिन अभी तक नहीं बनाई है। ये जो 2 कंपनियां हैं जिनको पहले ठेका दिया गया था और बाकी कंपनियों को अब देने की बात चल रही है, और एक को स्पुतनिक को भी दिया और बाकियों को भी देने की बात चल रही है। ये जो 2 पहली कंपनियां थी, वो उसमें से एक सीरम कंपनी की तो बड़े मजे की बात सुनाता हूँ, इनको धमकाया और वो अपनी फैमिली लेके इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि ये उनको कह रहे थे कि फ्री में टीका दो। पैसा दे नहीं रहे उनको और फ्री में टीका मांग रहे थे। जितना टीका उसने अपने पास से कोविशील्ड दिया वो दिया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। ये तो हमारी जो कोर्ट है, उन्होंने जब सुओ मोटो लिया और इनकी मोदी सरकार की खिंचाई करी, तब इनको बताना पड़ा कि हम जो है इंजेक्शन की खरीद करने जा रहे हैं, हम ये खरीद रहे हैं। ये भी जून की बात है। तो जनवरी से लेकर जून तक जहां दूसरी कंट्रियों ने अपने आप को सिक्योर करते हुए टीके 100% खरीद लिए, और हमारी एक कंट्री थी जिन्होंने टीका ही नहीं खरीदा, और हम कह रहे थे कि हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु बन चुके हैं, और हम अपने साइंटिस्टों से टीके बनवा रहे हैं और 6.5 करोड़ टीका हम लोगों को बांट भी रहे हैं। आप देखिए किस तरह की विडंबना हमारे देश की है, और सभी लोगों को झूठ बोला गया और सभी लोगों ने झूठ खाया और सभी लोगों ने झूठ को पिया, और सब ये नहीं समझा कि हमारे देश के किसी साइंटिस्ट ने मेडिसिन नहीं बनाई। नहीं तो देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं, ये मुझे बता दें कौन से साइंटिस्ट ने हमारे देश के अंदर दवाई बनाई और किस साइंटिस्ट की दवाई जो है हमारे भारतवर्ष में बन रही है। ये ठीक है, फिर क्यों बोल रहे थे? सिर्फ मन की बातें करने से तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं प्रमुख साहब का। सर स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और अभी आप थोड़ा लेट से जुड़े, लगातार यही बात कह रहे थे। अभी ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वैक्सीनेशन को लेकर जो कुछ भी राहुल गांधी की तरफ से आज कहा गया, उन्होंने एक 45 सेकंड का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। सर कह रहे हैं केवल ढींगरा जी, आप ये तो बताइए कि कब तक आप पूरा कर पाएंगे टीकाकरण की इस गति को, इस अगर प्रोसेस से आप चले। और दूसरा, अब तो आपने संसद में भी जवाब दाखिल कर दिया है कि टीकाकरण अभियान को पूरा करने की कोई समय सीमा ही तय नहीं की गई, तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर? धन्यवाद पल्लवी जी। और मैं बेशक थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत कम ढींगरा जी की बात मैंने सुना है, लेकिन 2-3 बात मैंने सुनी है। उन्होंने एक बताया कि कंपनी के कोई डायरेक्टर थे, ये कंपनी थी, उसको धमकाया गया, वो देश छोड़ गया, वो चला गया। ये टीवी पर चैनल पर बैठकर ये हास्यास्पद बात से काम चलने वाला नहीं है कि कौन देश छोड़कर भाग गया और किसको धमकाया गया, इससे क्या किया गया। इसके तथ्य होते हैं जब इस पर बात करी जाती है, बिगड़ तथ्य के, वो भी भारत की सरकार पर इस तरह की उंगली उठाना कोई नीतिगत नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है, इसे मैं नकारता हूँ पूरी तरह। और रही बात ये कि कोविड काल जो है वैश्विक महामारी है, और वैज्ञानिक उनकी जो बात कर रहे हैं, इसे बैठकर तथ्य के साथ अगर पेश करा जाए तो इसके लिए बड़ा लंबा समय चाहिए कि इसमें हमारा देश क्या कर रहा है। मैं इस बात को हमेशा से कहता आया हूं पल्लवी जी, और फिर कह रहा हूं, ये कोविड काल है, वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। और भारत की स्थिति चाहे जो भी है, विकासशील देश होने के साथ दुनिया का आबादी में दूसरे नंबर का देश है, उसके बाद भी बहुत अच्छे संसाधनों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, लोगों को बचा भी रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मुझे बहुत कहते हुए ये गलानी होती है कि शर्म आनी चाहिए। राहुल जैसा नेता ये कहता है कि वैक्सीनेशन जो है इसे कराने से इतना नुकसान हो जाएगा, या वैक्सीनेशन कराने के समय आपने 6-7 करोड़ डोज जो है वो खराब कराने का काम किया। आज आप सवाल कर रहे हैं वैक्सीनेशन, आज आपके सहयोग की जरूरत है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, हम भी उसी का हिस्सा है। कोई हम ऊपर से डायरेक्ट भगवान के यहाँ से अवतार नहीं है सीधे कि छुएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये एक वैश्विक महामारी है, दैविक आपदा है, दैहिक नहीं है, ये पूरी दुनिया पर है, इसमें लड़ना भी पड़ेगा, सहयोग करना भी पड़ेगा। रही बात राजनीति की, राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं,
और सच के साथ किए जाए तो ठीक है। देश पर उंगली उठाना, देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाना, देश के साइंटिस्टों की बुराई करना, देश के सैनिकों पर शक करना, उन पर उंगली उठाना, ये कांग्रेस की फितरत हो चुकी है और ये फितरत कांग्रेस को गारस करती जा रही है दिन पे दिन। लेकिन इनके नेता तो सही थे, प्रवक्ता भी इस तरीके की बात करते हैं चैनल पर बैठकर कि टीकाकरण की जो गति है वो इतनी स्लो क्यों है। ये तो मैं भी आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या देश में कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन कम हो रहा है या इसके अलावा कोई और कारण है? क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी, अभी निर्यात तो हो नहीं रहा कि हम यहाँ पर अपने उत्पादन कर रहे हैं और किसी और देश को बेच रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों बार बार वैक्सीनेशन जो केंद्र है उन पर ताले लटक जा रहे हैं? सर पल्लवी जी इनसे ये पूछे कि हमारे देश में ही आपकी तरफ से जवाब दिया है बनाई है। अच्छा, एक सवाल उनका भी ऐड कर लीजिए प्रमुख साहब, एक सवाल उनका भी ऐड कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि आप हमें एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताइए या कंपनी का नाम बताइए जो वाकई में हमारे देश में बिल्कुल स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हो। देखिए, देशी और स्वदेशी की बात ये जो है, ये जो जिन पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो मैं सब कुछ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस पर लेकर बैठेंगे, यहाँ में देशी और स्वदेशी की बात नहीं चल रही, ये आज के वैक्सीनेशन की बात चल रही है और हमारे देश में वैक्सीनेशन तैयार हो रहा है। रही बात, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैनल पर बैठकर बात करने का तरीका नहीं है कि आप देश के साइंटिस्टों पर उंगली न उठाएं। मैं बता दूंगा आपको, इसी देश के साइंटिस्ट इस पर रात दिन काम कर रहे हैं, वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारे ही संबंध लोग हैं। 7 साल में आप लोग साइंटिस्ट और सैनिकों को दफन करके आए हैं, उसका परिणाम है ये तो रही वैक्सीनेशन की बात। वैक्सीनेशन हम दुनिया में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर हमारी आबादी के अनुसार हम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहे हैं पर डे, इसका हिसाब है हम पर। पल्लवी जी, जिस तरह से बैठकर ये सत्यहीन बात कर रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये जिनको सवाल उठा रहे हैं वो इस देश को जीवन दे रहे हैं। क्यों आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए ना। क्यों आनी चाहिए? आप ये कौन कौन से वैज्ञानिक हजारों की संख्या में देश के साइंटिस्ट इसी पर काम कर रहे हैं। अगर 1 या 2 हो तो मैं आपको गिनाऊं, तभी डाटा निकाल कर कल आपको दे दूंगा या किसी चैनल से या गूगल से निकलवाने कि देश के कितने लोग और कितने साइंटिस्ट वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। आप चैनल पर बैठकर जिस तरीके की बात करते हैं, ये आप देश की बात कर रहे हैं, बात करते हैं। ये विदेश आपका हो सकता है किसी भी कंट्री में जा रहा हो, शर्म आती है। पाकिस्तान तक बनाओ भारत को भारत रहने दो, गिराओ मत अपने स्तर को इतना, मत ऐसे क्वेश्चन उठाओ। बहुत तुम्हारे पास बहस करने के लिए जगह, बहुत तुम्हारे पास क्वेश्चन। और पल्लवी जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि कब तक होगी, कैसे होगी, ये तो ईश्वर बताएगा कैसे होगी, कब तक होगी और कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन जितना काम कर सकते हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं देश में नहीं, दुनिया में पहला नंबर भारत है, जिसकी स्पीड एक शानदार है वैक्सीनेशन के मामले में, और हमारा पूरा प्रयास है कि हम टाइम से वैक्सीनेशन कराएंगे। धर्मेंद्र प्रमुख जी, मेरी बात सुन लीजिए, गुस्सा मत करिए, गुस्से से बीपी बढ़ जाता है। मीना जी, चैनल पर बैठकर आप ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सवाल का देश का कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा है? सुनिए, मैं देश के 1000 साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, एक का नाम नहीं बता रहा आपको। 1000 की संख्या में 24 घंटे किसी वैक्सीन को लेकर। देवेंद्र जी, 1 मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ ढींगरा साहब, तो आप कोवैक्सीन को स्वदेशी नहीं मानते हैं क्या? देवेंद्र प्रमुख जी, गुस्सा मत करिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी आप मेरा सवाल सुन लीजिए ढींगरा साहब, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप कोवैक्सीन को स्वदेशी नहीं मानते हैं? देखिए, ये वैक्सीन जो अभी कोविशील्ड है, ये एक्स्ट्राजेनिका कंपनी है जो बाहर की कंपनी है। मैं कोवैक्सीन के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने कोविशील्ड का मैटर ही नहीं छेड़ा। तो सुनिए, कोवैक्सीन पे भी आता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इन्होंने 2 मेडिसिन को जो है वो दी थी इजाजत, उसमें से कोवैक्सीन को तो ऑर्डर ही नहीं दिया गया ना, कोविशील्ड को ऑर्डर दिया गया। कोविशील्ड ने ही 26 करोड़ 27 करोड़ मेडिसिन देश को दी। मैं उस सवाल सिर्फ उतना ही पूछ रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम जो है विश्व गुरु बन गए हैं, हमारे साइंटिस्टों ने मेडिसिन बनाई है और हम दूसरे देशों को 6.5 करोड़ मेडिसिन जो है वो हम बांट रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोवैक्सीन ने 6.5 करोड़ बांटा या कोविशील्ड ने बांटा? इनसे सवाल जो पूछ रहा हूँ ना, उसका जवाब नहीं है इनके पास।
कोवैक्सीन ने तो मेडिसिन इंडिया को दी नहीं, वो तो बाद में दी अभी। लेकिन कोविशील्ड जो मेडिसिन इंडिया के अंदर आई, उसके अंदर 6.5 करोड़ टीके बाहर बांट आए। तो कोविशील्ड के बारे में ही पूछूंगा ना, वो आपका कंसर्न क्या है? एक्चुअल में आपका कंसर्न क्या है कि भारत से बाहर कौन सी वैक्सीन भेजी गई? कोविशील्ड भेजी गई कि कोवैक्सीन? आपका मेन कंसर्न ये है या फिर ये है कि हमारे देश में टीकाकरण की रफ्तार किस गति से चल रही है और कौन सी वैक्सीन लग रही है? बाहर कुछ भी भेजा हो सर, देश के बारे में बात कर लेते हैं ना। आप सुनिए ना, मेरा कंसर्न ये था कि जिस समय मोदी जी देश को विश्व गुरु बना रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे साइंटिस्टों ने मेडिसिन बनाई और वो मेडिसिन जो है हम दूसरे देशों में बांट रहे हैं। तो वो तो कोविशील्ड बनती, और कोविशील्ड जो है किस साइंटिस्ट ने बनाई, यही तो पूछना चाह रहा था मैं इनसे। ये इधर उधर घूम रहे, कोवैक्सीन करी, ये करी, वो करी, मैं पूछ नहीं आया ये बात। जब हमारे प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बना रहे थे, तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कंसर्न क्या है सर? विश्व गुरु बना रहे हैं ये कंसर्न है या फिर क्यों बना रहे हैं ये है? हमारे देश का सीरियस कंसर्न ये है कि 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ के देश को अगर मेडिसिन लगेगी तो हम ठीक हो पाएंगे। बस अब आए ना, सही बात है। 6 महीने में मेडिसिन लगी है, और अगर हम इसी रफ्तार से चलेंगे तो करीबन 10 साल लगेंगे। तो 10 साल के लिए क्या ये विश्व गुरु बनेंगे क्या हम? और ये हम कम टीके लगा रहे हैं। तो आप ये देखिए, हमें छोटे छोटे देशों ने फ्लाइट, अगर हम बाहर जाना चाहें तो सभी छोटे छोटे देशों ने हमें उससे बाहर कर दिया है। आपको बताना चाहता हूँ, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, सारे देश छोटे छोटे जितने भी हैं, उन्होंने भारत की कोई भी फ्लाइट बाहर निकलने से मना कर दिया, हमें बैन कर रखा है, और सारे कंट्रियों ने बैन कर दिया हमें। आप ये समझे हमारे देश की क्या दुर्गति हो रही है कि हमारे देश का कोई आदमी मजबूरी के अंदर भी किसी कंट्री में नहीं जा सकता, क्योंकि टीकाकरण जो है वो लग नहीं पा रहा। जवाब दे रहे हैं प्रमुख जी, जवाब दे रहे हैं ढींगरा साहब, प्रमुख जी जवाब दे रहे हैं। कोवैक्सीन टीका लगा होगा तो WHO से प्रमाणित नहीं है, WHO से प्रमाणित नहीं है, उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया है सर। आपको भी पता है कि कोवैक्सीन को भी जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी WHO से, आपको भी पता है इस बारे में कि उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया। बताइए प्रमुख साहब, अब जवाब देने नहीं दीजिए देवेंद्र जी को। बताइए देवेंद्र जी। देखिए पल्लवी जी, मैं बहुत आराम से ढींगरा साहब को एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो कमी आपके नेताओं में वही आपके DNA में आती जा रही है। सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आप झूठ ना बोलें बैठकर। पाकिस्तान की क्या औकात की हमारी वो फ्लाइट रोक दे, या हमारे पास श्रीलंका जिनकी बात कर रहे हो आप, भूटान की बात कर रहे हो, या पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, वो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं हमारे लिए। किसी का कोई बैन नहीं है। आप बेकार की बात बैठकर नेशनल चैनल पर और लोगों को क्या डिबेट कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी बात कर रहे हैं आप। कौन सा आपके पास ऐसा प्रूफ है? कौन से देश में आप पे बैन लगा रखा है? अरे पूरी दुनिया में एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। आप दोनों इस तरीके से झगड़ते रहेंगे तो कोई तार्किक बात निकल कर सामने नहीं आएगी। एक एक करके बात करेंगे। देवेंद्र जी आपका पूरा जवाब लूंगी, मैं पूरा जवाब लूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए प्रमुख साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं सवाल लूंगी आपसे। तो ये है जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बड़ा एक दुख का विषय है कि इस तरह के क्वेश्चन कम से कम डिबेट्स में ना आए। क्वेश्चन आने जरूरी है और उनका जवाब भी होना चाहिए, लेकिन जब सवाल उठने लगे वो भी देश के साइंटिस्टों पर, देश की सेना पर, तो ये कहां तक का उचित बात है? आपने कोवैक्सीनेशन को लेकर आपने जवाब कर दिया, लेकिन ये वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक इनकी नजर में कमजोर हैं। कोवैक्सीनेशन जो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है वो नकली है या वो कामयाब नहीं है। इन लोगों को आखिर शर्म कब आएगी? ये कभी कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है झूठा है, वो हुआ ही नहीं है। वहां सेना के खिलाफ गए है, यहाँ वैज्ञानिकों के खिलाफ गए है, और जब वैक्सीनेशन होता है तो लोगों को भड़काते हैं। आखिर कैसे लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? राजनीति करो, राजनीति के लिए मुद्दे हैं, लेकिन कम से कम देश की जो ताकत है, देश से जो सम्मान है, उस पर उंगली मत उठाओ आप।
आपके नेता को पूरा दुनिया जानती है और हमारे नेता को पूरी दुनिया जानती है। 70 साल में आपके पास एक ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ कि जिसने कहीं अपना नाम स्थापित कर दिया हो। आपके नेताओं, प्रधानमंत्री जो बड़े हुए थे, उन लोगों की जांचें होती रही और किसी भी जाकर प्लेटफार्म पर वो अपनी बात नहीं रख पाए। और 7 वर्ष में भारत में एक ऐसे नेता का जन्म हुआ कि जो देश का प्रधानमंत्री हम सब का नेता है, कि उसने भारत को भी गिनाया और दुनिया को भारत की ताकत भी बताई। आखिर फिर आप उसी छचोरेपन पर आ गए और सवाल उठाने लगे। कोवैक्सीन पर उठा रहे हो, वैज्ञानिकों पर उठा रहे हो। अरे हौसला अफजाई नहीं कर सकते इस काल में, तो कम से कम हौसला मत तोड़िए। मैं ढींगरा जी आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मैं बता सकता हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस देश का साइंटिस्ट और डॉक्टर ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी जान बचाने के साथ साथ दुनिया की जान बचाएं। चाहे हम कहीं से लाए, किसी कंपनी की वैक्सीन लाए, फिर भी हमने काम किया और आपने सवाल उठाया और अपनी ही वैक्सीनों पर आप ही सवाल उठा रहे हो। ये देश की गरिमा गिरती है इससे। ये डिबेट नहीं है, ये देश की खिलाफत है जिसे आप लोग कर रहे हो और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पूछिए, आप उस समय जवाब दूंगा। बताइए ढींगरा जी। देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। गुस्सा नहीं असल में फेलियर बात ऐसी थी कि गुस्सा जिसका जमीन जिंदा होगा। बीच में बोल रहे, देखो ढींगरा जी उसको गुस्सा बीच में बोल रहे, उसकी आवाज में दम होगा। जवाब ले लीजिए, आपने जवाब कोई नहीं सर, उन्हें उठाया आपकी चिंता है, वो बस यही कह रहे हैं कि आप आराम से बात कीजिए, कोई बात नहीं। बताइए। देखिए, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है। बात तो ये है कि इन्होंने 6-7 साल के अंदर किया ही कुछ नहीं है देश के लिए। जो अभी भी टीकाकरण की बात हो रही है, जवाब तो है ही नहीं इनके पास कोई भी। और मैं एक सेकंड रुकिए, इनके पास जवाब कोई नहीं है। आपको ये मैं इनसे सवाल पूछा था कि सारे देश की फ्लाइटें जो है हमें बैन क्यों कर रखा है, इनके पास कोई जवाब है? नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि टीकाकरण में कोविशील्ड, सुनिए ना, फ्लाइट बंद है, फ्लाइटें बंद है, बंद कर रखा है। देश की सारी फ्लाइटों को हमारी कंट्री को पूरे वर्ल्ड ने बैन कर रखा है। हमारे देश के अंदर से बाहर फ्लाइट नहीं जा सकती। हम इंडिया के अंदर कैद है। यहाँ मैं एक जानकारी थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहती हूँ। सुनिए, एक छोटी सी जानकारी, प्रमुख साहब आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, काम ही आएगी। छोटी सी जानकारी है सर, हमारे यहाँ पर भी 31 जुलाई 2021 तक सारे प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि हमारे यहाँ से भी कोई आवागमन हो नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब ये है कि DGCA से जिन्हें अनुमति मिली हुई है सिर्फ वो फ्लाइट्स जा रही हैं, एयर बबल वाली फ्लाइट्स जा रही हैं और कार्गो फ्लाइट्स जा रही हैं। इसके अलावा 31 जुलाई तक के लिए हमारे यहाँ भी अभी भी प्रतिबंध बढ़ा हुआ है और अभी भी पता नहीं है कि DGCA की तरफ से आगे अनुमति मिलेगी या नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन कंट्रीज की भी दुर्गति हो गई। तो दुर्गति कुछ नहीं है सर, हर देश चाहता है कि वो सलामत रहे, सबको अपने सही सलामत का सोचने का यहाँ पर हक है। तो वो अपने कंट्री के लिए सोच रहे हैं, सेफ्टी चाह रहे हैं। मैं संतुष्ट हूँ आपके जवाब। पल्लवी जी, देखिए, इनके पास जवाब नहीं था ना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई नहीं, अब अगस्त के लिए भी बैन लग गया है, नया 1 महीना और एक्सटेंड हो गया। ये वाला जो मैं बात कह रहा हूँ, ये 1 महीने के लिए आगे फिर एक्सटेंड कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जब तक भारत में वैक्सीन नहीं लगेगी हम नहीं खोलेंगे देश, हम नहीं फ्लाइट खोलेंगे। और वो क्यों नहीं खुलेगी? क्योंकि मेरी बात गलत ले गए। मैं दूसरी कंट्रीज की तरफ से बात नहीं कर रही थी, मैं DGCA की तरफ से, अपने देश की तरफ से बात कर रही थी। हमारे देश में 31 तारीख के लिए बैन है सर। मुझे कोई मतलब नहीं है कि दूसरी कंट्री क्या कर रही है क्या नहीं, हमारे देश से भी सारी प्रतिबंधित हो चुकी हैं फ्लाइट्स, हमारे यहाँ भी कोई फ्लाइट नहीं आ रही है। मेरी पहले बात सुन लीजिए, आपने अपनी कंट्री का जिक्र कर दिया। मैं दूसरी जिसमें 100% वैक्सीन लगी हुई है, अमेरिका से लोग इंडिया आ सकते हैं, दुबई से आ सकते हैं, कनाडा से यहाँ आ सकते हैं। लेकिन सुन लीजिए, यहाँ पे हम आ सकते हैं। मैं आपको एलानिया बात ये कहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। चलिए सर, ये बहस में थोड़ा समय की अभी अब कमी हो गई है हमारे पास। मैं माफी चाहूंगी, दोनों ही मेहमानों को मुझे रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि वैक्सीनेशन पर सरकार की तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की जाती है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।